हेलो एवरीवन। मैं हूं अंकुर द्विवेदी और आपका गुरुकुल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप ये हमारा वीडियो जीसी अंकुर ऐप पे देख रहे हैं तो आपको हम बताना चाहते हैं कि एक हमने वरदान बैच लॉन्च किया हुआ है जो नवोदय एग्जाम 2026-27 का होगा। इसमें हम मैथ, रीजनिंग और हिंदी की क्लास लेंगे। लाइव क्लास हमारी चलती हैं, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, आज आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो गुणनखंड और गुणज का रहेगा। मतलब मल्टीपल और फैक्टर से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। वो सब क्वेश्चन जो है ऐसे क्वेश्चन है जो नवोदय में अक्सर पूछे जाते हैं। नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और विद्या ज्ञान के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला सवाल है, 360 के अभाज्य गुणनखंड बताने हैं आपको। 360 के अभाज्य गुणनखंड। 360 के अभाज्य गुणनखंड आपको कैसे लगाने हैं? 360 के अभाज्य गुणनखंड ध्यान दीजिएगा। आप यहाँ पर 360 लिखेंगे और उसको अभाज्य संख्याओं से डिवाइड करेंगे। हमने आपको अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या का एक हमने वीडियो अपलोड किया है, आप उसमें देख सकते हैं कि गुणनखंड किस प्रकार से निकाले जाते हैं और अभाज्य अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। अब हम आपको थोड़ा सा बता दें, जो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकलता है कि मान लो ये 360 लिखा हुआ है। 360 को गुणनखंड विधि से हम अभाज्य संख्याओं से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 2 से डिवाइड किया 180 आया, 2 से डिवाइड किया 90 आया, 2 से डिवाइड किया 45 आया, और फिर 5 से डिवाइड करेंगे 9 आ जाएगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, और 3 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, वो सॉरी 1 आएगा। तो 3 बार 2 है, और 2 बार 3 है, और 5 है। 3 बार 2 है, 2 बार 3 है, और 5 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा। ओके, बात समझ में आई? हमने आपको बताया हुआ है कि 1 से लेकर 100 तक की सारी अभाज्य संख्या आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इस तरह के क्वेश्चन लगा पाएंगे। अगला क्वेश्चन, 540 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 540 के अभाज्य गुणनखंड कैसे निकलेंगे? 540 लिखेंगे हम यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। 540 लिखेंगे, इसको हम अभाज्य संख्याओं से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 270 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 135 आ जाएगा। फिर 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 27 आएगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 9 आ जाएगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। तो दो दो बार है, 3 3 बार है, और 5 दो दो बार है, 2 2 बार है, 3 3 बार है, और 1 5। तो सी आंसर आ जाएगा। इसको चेक करने का भी एक तरीका होता है। जैसे आपको गुणा करके देख लीजिए, 2 दूना 4, 4 तीन 12, 12 तीन 36, 36 तीन 108, 108 पंचे 540। ऐसे भी हम पता लगा सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड में हमको ध्यान देना होता है कि केवल हम अभाज्य संख्या से ही डिवाइड करते हैं। अभाज्य संख्या जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं उनको अभाज्य संख्या कहते हैं। मैं कुछ अभाज्य संख्या लिखे दे रहा हूँ, आपको जो है मेरा वीडियो देखना होगा। इसमें हमने 1 से लेकर 100 तक सारी अभाज्य संख्याएं लिखी हुई हैं। ठीक है, ये अभाज्य संख्या होती हैं। हम जब इस तरह का गुणनखंड करते हैं तो केवल और केवल अभाज्य संख्याओं से ही करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 के प्रथम 5 गुणजों का योग क्या होगा? 9 के प्रथम 5 गुणजों का योग क्या होगा? 9 के प्रथम 5 गुणजों का योग क्या होगा? गुणज का मतलब हम बताते चलेंगे आपको। गुणज का मतलब होता है अपवर्त। गुणज का मतलब क्या होता है? अपवर्त। ओके, मल्टीपल। 9 के 9 का पहला मल्टीपल क्या होगा? 9। कैसे आया? 9 को 1 से गुणा कर दो, 9। 9 का दूसरा मल्टीपल क्या होगा? 9 को 2 से गुणा करो, 18। 9 का तीसरा मल्टीपल क्या होगा? तीसरा गुणज क्या होगा? तीसरा अपवर्त क्या होगा? 27। 9 का चौथा क्या होगा? 36। और 9 का पांचवा गुणज क्या होगा? 9 पचे 45। ठीक है, का योग क्या होगा? अब हम इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे। इन जब सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, 9 18 27 36 45, तो 135 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 135। तो इसका आंसर होगा 135। ओके,
चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 के प्रथम 7 गुणजों का औसत बताना है। 7 के प्रथम 7 गुणजों का औसत बताना है। बहुत ही आसान सवाल है। 7 के प्रथम पहला गुणज क्या होगा 7, दूसरा क्या होगा 14, तीसरा क्या होगा 21, चौथा क्या होगा 28, पांचवा 35, छठा 42, सॉरी 35, फिर ये होगा 42 और फिर सातवां हो जाएगा 49। ठीक है। अब इन सबको जोड़ेंगे तो हम आपको बता दें, इसमें बीच वाली संख्या आप देखिए कौन सी है, 3 इधर से हटा दो, 3 इधर से, 28। ठीक है। तो 28 इनका औसत हो गया। 28 को हम 7 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 7 अट्ठे 56 के 6, 7 दूनी 14, 5 19, 196 आ जाएगा। इनका योग कितना होगा टोटल 196। अब आप सोच रहे होंगे ये 28 को 7 से गुणा क्यों कर दिया। ये औसत के चैप्टर में हम आपको बताएंगे। नॉर्मली आप 7 14 21 28 42 और 49 को जब आप जोड़ देंगे तो 196 आ जाएगा। आपको यही मेथड यूज करना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 19 का गुणज है, मतलब 19 के मल्टीपल में आती है। ऐसी कौन सी संख्या है जो 19 के मल्टीपल में आती है। ऑप्शन 1 169, 151, 115 और 171। ठीक है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सी संख्या 19 के गुणज में आती है। तो आपको पता होना चाहिए 19 नौया 171 होता है। तो ये संख्या जो है ये 19 की गुणज है। बाकी कोई भी संख्या 19 के मल्टीपल या गुणज या अपवर्त में नहीं आती है, इसलिए आंसर गलत है और केवल 171 हमारा आंसर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 100 तक प्राकृतिक संख्याएं कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 2 और 7 दोनों से डिवाइड होती हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक ऐसी संख्या पता करना है जो 2 और 7 दोनों से डिविजिबल हो। तो ऐसी संख्या है 14। ठीक है, ये 14 कैसे आया, हमने 2 और 7 का एलसीएम निकाला। 2 और 7 का एलसीएम निकाला, 2 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, अब 14 हो जाएगा तो पहली संख्या कौन सी होगी 14। अब हमको 14 के जितने मल्टीपल हैं गुणज हैं वो सारे लिखने हैं। 14 के मल्टीपल कौन से होंगे 14, 28, 14 त्या 42, 56, 70, 84 और 98। तो कितने हुए, 3 इधर 3 इधर और एक ये 3 7। तो 7 ऐसी संख्याएं हैं जो 2 और 7 दोनों की मल्टीपल हैं, 1 से लेके 100 तक। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नवा सवाल, सबसे छोटी भाज्य संख्या बतानी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, नवोदय विद्या ज्ञान में खूब पूछा जाता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हम उसको बोलेंगे जिसके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होंगे। 1 से संख्या शुरू करेंगे और 1 से चेक करेंगे, ऐसी संख्या ढूंढेंगे जिसके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो। अब हम आते हैं 1 पे। 1 के कितने गुणनखंड है 1। 2 के कितने गुणनखंड है 1 और 2 केवल 2। 3 के कितने गुणनखंड है 1 और 3 2 गुणनखंड है। 4 के 1 2 और 4 3 या 3 से अधिक गुणनखंड है तो भाज्य संख्या कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। ओके, क्योंकि 4 के कितने गुणनखंड है 3, 1 2 और 4। जब किसी संख्या के 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होते हैं तो हम उसको बोलते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या का एक और नाम होता है यौगिक संख्या। क्या होता नाम होता है यौगिक संख्या, और इंग्लिश में इसको कहते हैं कंपोजिट नंबर। कौन सा नंबर बोलते हैं कंपोजिट नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 60 के गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी है। 60 के गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी है। 60 के हम गुणनखंड करेंगे, हम ये पता लगाएंगे कि 60 किन किन संख्याओं से डिविजिबल है या 60 में कौन कौन सी संख्याओं का भाग पूरा पूरा चला जाता है। तो सबसे छोटी संख्या 1, फिर 2, फिर 3, उसके बाद 4 5 6। 1 से लेकर 6 तक सभी संख्याओं से 60 कटता है। ठीक है, 6 के बाद 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, फिर सीधे कटता है 10 से। तो हम लिखेंगे 10। फिर 11 से नहीं कटता है, 12 पंचे 60 होता है। 13 14 से नहीं कटता, 15 से कटता है, 15 चौको 60। 16 17 18 19 से नहीं कटता है, फिर सीधे कटता है 20 से। फिर 20 के बाद 21 22 से लेके 29 तक किसी भी संख्या से नहीं कटता है, फिर सीधे कटता है 30 से। अब 30 आ गया। 30 से अब आपको समझना है कि 60 का ठीक आधा 30 हो गया। तो इसका मतलब 30 और 60 के बीच में अब एक भी संख्या नहीं बची है जो जिसका पहाड़ा 60 में जाता हो। तो अब हम डायरेक्ट यहाँ पे 60 लिख देंगे। ठीक है, अब हम संख्या गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
तो कुल मिला के 12 संख्याएं ऐसी हैं जो 60 के गुणनखंड हैं। 60 के कितने गुणनखंड है? 12। आपका होमवर्क हम बता दे रहे हैं, आपको 1 से 100 तक गुणनखंड करने हैं। 1 से 100 तक गुणनखंड करने हैं। अगर आप नवोदय में पास होना चाहते हैं तो आपको 1 से 100 तक गुणनखंड आने ही चाहिए। अगर आपको गुणनखंड नहीं आते हैं तो आप नवोदय में नहीं पास हो पाएंगे। ये बेसिक मैथ के अंतर्गत आता है ये सब। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 के गुणनखंड, बहुत ही आसान सवाल है। 20 के गुणनखंड ऑप्शन से ही लगाते हैं। 1 2 4 5 20, इसमें 10 नहीं दिया हुआ है, सेकंड ऑप्शन। 1 2 4 5 10, इसमें 20 नहीं दिया हुआ है, तो ये गलत हो गया 20। उसके बाद आते हैं डी नंबर पे। 1 2 4 5 6, 6 के पहाड़े में 20 नहीं आता है, तो डी नंबर गलत हो गया। अब आते हैं हम डायरेक्ट सी नंबर पे। 1 2 4 5 10 और 20, ये 20 के गुणनखंड हो गए। क्योंकि हम गुणनखंड का ही चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हमें गुणनखंड आना ही चाहिए। 1 से लेकर 100 तक गुणनखंड आपको करना है होमवर्क के तौर पे। आते हैं 12 नंबर पे। निम्नलिखित में कौन से कुल 3 गुणनखंड हैं? इसमें से कुल 3 गुणनखंड पूछे जा रहे हैं। 81 के कितने गुणनखंड हैं? 81 के 3 से ज़्यादा गुणनखंड हैं। 36 के भी 3 से ज़्यादा गुणनखंड हैं। 121 के गुणनखंड आप देख सकते हैं। 121 केवल 1 से कटता है, 11 से कटता है और 121 से कटता है। तो 121 के कितने गुणनखंड है? 3 गुणनखंड है। ओके, और 81, 81 देख लीजिए किससे किससे कटता है। 81 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 9 से कटेगा, 27 से कटेगा और 81 से कटेगा। ओके, फिर उसके बाद हम आते हैं, फिर उसके बाद हम आते हैं एक संख्या जो 5 का गुणज है, 50 से कम है, इसके कुल 3 गुणनखंड है। ऐसी कौन सी संख्या है जो 5 का गुणज भी है, मतलब 5 के पहाड़े में आती है, 5 के मल्टीपल में है, 5 का अपवर्त है और जो है 50 से कम भी है? तो पहली बात तो 9 हम हटा देंगे क्योंकि 9 5 के पहाड़े में तो आता नहीं है। फिर आता है 45 में। 45 के देख लेते हैं कितने गुणनखंड हैं। 1 3 5 9 15 45। ठीक है, 35 के कितने हैं? 35 के चेक करिए। 1 5 7 35। और उसके बाद आता है 125। 125 के होंगे 1 1 5, सॉरी 125 नहीं, 25 लिखा हुआ है, 1 5 और 25। ठीक है, तो 25 एक ऐसी संख्या है जो 5 के मल्टीपल में भी आती है, 5 का गुणज भी है और इसके केवल केवल 3 गुणनखंड हैं। ओके, अगला सवाल 675 के अभाज्य गुणनखंड है। ये सवाल अब आप लगा ले जाएंगे। 675 के अभाज्य गुणनखंड बेहद ईजी सवाल है। हम 675 लिखेंगे और इसको 5 से डिवाइड करेंगे। कितना आ जाएगा? 5 करना 5, 1 17, 5 या 15 और 55 25। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। उसके बाद 3 से काटेंगे 9 आ जाएगा, 3 से काटेंगे 3 आएगा, 3 से काटेंगे 1 आएगा। 3 बार 3 2 बार 5, आंसर नंबर बी। 3 बार 3 2 बार 5, आंसर नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 140 के गुणनखंड बताने हैं। 140 के गुणनखंड बताने हैं। 140 के गुणनखंड बताने हैं। तो 140 के गुणनखंड में 140 जरूर आना चाहिए, यहाँ पे नहीं है इसलिए ये वाला गलत हो गया। ओके, अब आपको ध्यान देना है, अब आपको ध्यान देना है कि देखिए 140 का गुणनखंड में 1 रहेगा, 2 रहेगा, 4, 4 के पहाड़े में 140 आता है, बिल्कुल आता है, 35 बार जाएगा। 5 का पहाड़ा रहेगा, 28 पंचे 140, 7 20 रहेगा, 10 10 भी रहेगा। इसमें 14 नहीं दिया हुआ है। ठीक है, कोई 10 का पहाड़ा 140 में 14 बार जाएगा तो 14 भी होना चाहिए यहाँ पे, इसलिए ये वाला गलत हो गया। ठीक है, इसमें देखिए इतना सेम है, 14 है, 20 है, 35 है, 70 है, 140 है। इसमें 28 नहीं दिया हुआ है, 28 सही होना चाहिए। डी नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। इसका क्या होगा आंसर? डी नंबर हो जाएगा। 28 पंचे 140 होता है। हमारे बी ऑप्शन में 28 नहीं दिया हुआ है, इसलिए बी ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, इसका आंसर एकदम डी ऑप्शन एकदम सही होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में कौन सी एक भाज्य संख्या है? भाज्य का मतलब क्या होता है? 3 या 3 से अधिक गुणनखंडों। हमें पता है 83 एक अभाज्य संख्या है। एक ना तो ये अभाज्य संख्या है ना भाज्य संख्या है, एक भी गलत है। 79 एक अभाज्य संख्या है, ये भी गलत है। 91 एक भाज्य संख्या है। 91 के गुणनखंड क्या होंगे? 1, 7, 13 और 91। आपको 1 से लेकर 100 तक गुणनखंड सीखने ही पड़ेंगे। आप जरूर इसको लगाइए और किसी बड़े से चेक करवाइए, या मेरा वीडियो देख लीजिए, मैंने गुणनखंड का एक वीडियो बनाया हुआ है, उसमें आप ये चेक कर सकते हैं। उसके बाद सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, मतलब विषम भी हो और भाज्य भी हो, सबसे छोटी पूछ रहे हैं। तो एक तो न विषम है, एक तो विषम संख्या है लेकिन भाज्य नहीं, एक गलत। 3 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है, तो बचती है 9। इसको 9 को आपको बहुत ध्यान रखना है। 9 के गुणनखंड है 1, 3, 9। 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होते हैं तो वो भाज्य संख्या कहलाती है। तो 9 जो है एक भाज्य संख्या है, और इसकी एक बड़ी खास बात है, ये सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो आपको ये पूरी तरीके से याद कर लेना है कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी? 9। और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है। बाकी आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आप हमारा वरदान बैच लेना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से GC अंकुर ऐप डाउनलोड करके वरदान बैच ले सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।